नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा। प्रोग्राम आओ कुछ बात करें। आज का विषय है कि जो प्रवासी लोग अपने अपने गांव में जा रहे हैं, आखिर वो क्यों जा रहे हैं? क्या प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरी मदद नहीं मिली, या फिर कोरोना के भय में ऐसा उन्होंने करने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं? इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं पीसी शर्मा जी, जो कि एडवोकेट हैं, और उनके साथ बैठे हैं राम भवन गोस्वामी जी, ये अध्यक्ष हैं सेवाई धर्म जन कल्याण मंडल के, और उनके साथ बैठे हैं मैडम त्रिपाठी जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। ये तीनों ही लोग पंजाब के बाहर रहने वाले हैं। शर्मा जी हिमाचल से हैं, जबकि ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों प्रवासी लोगों को कोरोना का भय है या रोटी रोजी का भय है, आखिर क्यों उनको बाहर जाना पड़ा। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ शुरू। क्या कारण है कि कोरोना के चलते जो प्रवासी लोगों में एक भय पैदा हुआ और उन्होंने ना ट्रेन देखी, ना बस देखी, पैदल ही चलना शुरू कर दिया? सबसे बड़ा कारण ये है कि जिला प्रशासन ने आज तक उनके बारे में कोई भी चिंता नहीं की जी, कोई भी उनको फैसिलिटीज नहीं दी गई, जिस कारण ये सब लोग भूख के मारे, क्योंकि जब उनको राशन नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, उनकी दिहाड़ी नहीं मिलेगी किसी से, या काम करने के पैसे नहीं मिलेंगे जी, तो वो नेचुरली यहाँ से फिर भागेंगे। और वही काम जो था जिला प्रशासन ने किया, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया जी। सबसे पहले उन्होंने 11,029 बेड की घोषणा की कि हमने हर जगह पर 11,029 बेड बना दिए, परंतु आज तक उनमें से हार्डली 100 भी नहीं होंगे जो कि अपना फंक्शनल होंगे। इसमें सबसे पहले उन्होंने मजीठा रोड जो थाना है उसमें 42, सदर थाने के अंतर्गत 3370, मोकमपुरा के 1720, घरिंदा के 2875 और जंडियाला ग्रुप के 300, देवका के 220, छाटा में 212, गेट हकीमा में 20, सी डिवीजन में 20, डी डिवीजन में 20, सुल्तानपिंड में 1105, कंबोज थाना में 900, कैंटोनमेंट थाना में 175 और ब्यास रहिया में 50 जी, ये 11,029 बेड उन्होंने लगाने की घोषणा की। और आज तक वहां पर कुर्सियां लगी हैं, कोई बेड सेट नहीं है। इसका मतलब शर्मा जी, मैं बात को रोक रहा हूँ कि जो प्रशासन का 11,000 बेड लगाने का दावा था, आप समझते झूठ है? बिल्कुल झूठ है, करारा झूठ है, क्योंकि उनके साथ अन्याय किया। उनके जो थे आधार कार्ड लिए गए, पुलिस वालों ने इकट्ठे किए, उसका शोर भी मचाया गया 15 और 18 नंबर वार्ड में जी, कि उनसे आधार कार्ड इकट्ठे हुए हैं और वो इसी पर्पज के लिए दिए गए थे कि सरकार को दिखाना है, बस कागजों में तैयारी करनी है, वैसे कोई तैयारी नहीं है। अगर ये वास्तव में होता तो शायद ये जो प्रवासी लोग हैं ना अपने अपने गांव में जाते। ये तो पक्का है, क्योंकि अगर उनको सहूलतें मिलती तो आज ये दशा न होती जो हम हर रोज ये गीत गाते रहते हैं कि गुरु की नगरी है, इसमें किसी को खाने पीने की कमी नहीं है जी। यहाँ पर सब लोगों ने, जितने भी, चाहे कोई भी है, राजनेता है या दूसरा है, सब ने राशन जो अपने अपने लोगों को दिया ताकि वोट बैंक को सुरक्षित रखा जा सके। और इनकी कोई परवाह नहीं की, इसलिए बेचारे पैदल चल पड़े, अपना बसों में चले गए, ट्रकों में चले गए, किसी में भी चले गए। यही कारण हुआ जी। दूसरा प्रश्न मेरा राम भवन गोस्वामी आपसे है कि क्या आप तो अमृतसर में पुराना रहने वाले हैं, कितने संगठन हैं जो प्रवासियों के लिए काम कर रहे हैं, और उनकी ओर से क्या पूरी तरह विश्वास में नहीं दिया गया प्रवासियों को? वैसे तो सर ऐसा है कि अमृतसर में कई पुराने संगठन हैं जी, जो प्रवासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई, उसमें चाहते हुए भी कोई भी जितनी एनजीओ काम कर रही है प्रवासियों के लिए, वो लोगों को विश्वास नहीं दिला पाई, क्योंकि उन्होंने जो राशन वितरण किया, जितनी भी एनजीओ ने है, वो सिर्फ लोगों के चंदे से और अपने पैसे से अपने लोगों तक पहुंचाया जी। प्रशासनिक जो व्यवस्था हुई है, जितनी भी 21 मार्च तक जो उन लोगों ने अपना काम किया है जी, आज लगभग 70 से 80% ऐसे उद्योगपति हैं कि उनको 21 मार्च तक के किए हुए कार्य की तनख्वाह नहीं दी है अभी।
दूसरी बात सर ये है कि जितना राशन आया प्रवासियों के लिए जी। उसमें से 70% राशन तक प्रवासियों को नहीं पहुंचा है जी। अब प्रवासी क्या करेगा, ना तो उसके पास राशन है, 10 बाई 12 के कमरे में रहते हुए कोई 2 लोग रह रहे हैं, कोई 3 लोग रह रहे हैं, उधर उनको मकान मालिक तंग कर रहा है किराए के लिए जी। और इधर उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। अगर वो शहर के जितने गणमान्य हैं उनके पास राशन लेने जाते हैं तो उनको भगाया जाता है कि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है जी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना धैर्य और संयम दोनों खो दिया। हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया पर हम लोगों की एक सीमा है जी। जितना हम उनका सहयोग कर सके। अब वो कहते हैं कि क्या आप मेरी तनख्वाह मुझे देंगे या आप मुझे राशन पर डे देंगे, तो उतनी व्यवस्था सर हम लोगों के पास भी नहीं है और प्रशासन द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं की गई वो खोखली निकली जी। सच में यह है कि आज भी आप जाइए शहर में जितने रिजोर्ट हैं जहाँ पे इनके स्क्रीनिंग सेंटर लगाए जाते हैं लोगों को भेजने के लिए, वहाँ पर भी इतनी व्यवस्था है कि रोज 150 से 200 लोग मेडिकल करा के बेचारे और चले आते हैं। इनका नंबर ही नहीं लगता, सुबह 5 बजे जाते हैं, 4 घंटे बीवी बच्चों के साथ लाइन में लगे होते हैं जी। और जब उनका नंबर नहीं आता तो कुछ लोग इससे भी धैर्य संयम खोकर कि शायद यहाँ पे कुछ मेरा सुनने वाला कोई नहीं तो पैदल ही चल देते हैं जी। तो उनको विश्वास में लेना सर बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्रशासनिक सुविधा उनको कोई नहीं मिली है, ना तो उद्योगपतियों ने कोई सहायता दी है। हाँ, कुछ उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने वर्कर को वर्कर समझा, बाकी विश्वास खोने की वजह से आज लॉकडाउन खुलने के भी मतलब आसार पे है कि 7 से कर्फ्यू खत्म है, लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है कि लेबर रुकने को राजी नहीं है। अब मैडम माधुरी जी आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और साथ में यूपी से आप ताल्लुक रखती हैं और आप भी प्रवासियों की जो स्थिति को अच्छी तरह जानती होंगी, आपके हिसाब से क्या कारण है? देखिए, यहाँ पे ये कारण, मुख्य कारण तो ये रहा है कि यहाँ पे जो राशन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट दिया या हमारा जो केंद्र या राज्य सरकार जो भी दिया, पर उसमें जो है इन लोगों ने जो यहाँ के पार्षदों को राशन वितरित किया गया, वो पार्षद क्या किए, इनसे वोटर कार्ड तो इकट्ठा कर लिया, उस वोटर कार्ड पे उन्होंने राशन किसको दिया ये किसी को नहीं पता। और उसमें ये कारण हुआ कि प्रवासियों को राशन शून्य के हिसाब से मिला, उनको एक तरह से राशन दिया ही नहीं गया। जमीनी स्तर से यदि आप देखेंगे तो जो हमारे प्रवासी या मजदूर भाई हैं उनको राशन की वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि अब वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बीवी को लेकर के वो सड़क पे निकलते हैं कि चलो कहीं से हो सकता है चलते चलते कोई दे दे, मदद कर दे, या हमें जो सरकार है हो सकता है हमारे घर पहुंचा दे, उससे कम हम मरने से अच्छा है कि अपने घर पहुंच जाए, वहाँ हमको खाने को तो मिलेगा। यहाँ पे सरकार ने कुछ भी प्रवासियों के लिए जमीनी स्तर से देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऊपर से मकान मालिक कहते हैं कि मकान खाली कर दो जी, किराया दो, पूरा किराया दो। अब वो उनके पास खाने को नहीं है तो किराया कहाँ से देंगे? ठीक है, बिल्कुल। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे राजनीतिकरण हुआ, लोगों ने वोट बैंक के लिए राशन को भी एक तरह से भेदभाव से बांटा, जो आप लोगों ने देखा या जो आप लोग बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी आपका कहना है कि जो सही प्रबंध नहीं किए गए। अब क्या ऐसा हो कि जिससे प्रवासी लोगों को ये विश्वास आ जाए या वो विश्वास कर ले कि यहाँ पर उनको काम मिलेगा और प्रशासन की ओर से पूरी मदद मिलेगी, ऐसा क्या हो? ज्यादातर प्रवासी मजदूर भाई जो हैं वो अशिक्षित हैं, उनको समझाना बहुत कठिन है जी आज के समय में, क्योंकि जो प्रशासन है वो ही साथ नहीं देता, वो ही चाहता है कि भाग जाएं किसी न किसी तरीके से, ताकि हमारा जो हमने आधार कार्ड इकट्ठे करके हैं उनके बदले में जो हम करेंगे, एंट्री करेंगे कागजों में, वो चलती रहे। तो ये बड़ा मुश्किल है कि उनको विश्वास आ जाए सरकार के ऊपर, बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो अपना वापस लौटेंगे, वो वहीं पर ही अब काम करेंगे, क्योंकि सरकारें जो हैं उनको काम देने के लिए अब उत्सुक हैं कि ताकि हमारे जितने भी मजदूर भाई बहन हैं वो सब हमारे यहीं पर काम करें। गोस्वामी, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे यहाँ से ज्यादातर लोग अपने गाँव में जाना शुरू हो गए तो लेबर की कमी तो पंजाब में आएगी। हाँ जी सर, तो आप इसमें कैसे देखते हो इस विषय पर? सर, ऐसा है ना कि मजदूर जो है ना जी, कहीं के भी जो है विकास की रीढ़ की हड्डी होता है जी, लेकिन यहाँ के जो औद्योगिक घराने हैं उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल नहीं किया। सिर्फ मात्र 60 दिन तक
लॉकडाउन या कर्फ्यू रहा, जिसमें से 2 दिन की भी व्यवस्था वो लोग अपने मजदूरों के लिए नहीं कर सके। अब मजदूर अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है जी। उसका ज्यादातर मेरे गए हुए लोगों से भी बात होती है जी। उनका कहना है कि मैं यहाँ पर 5,000 रुपये कमा लूंगा, 3,000 रुपये कमा लूंगा या 2 वक्त की रोटी एक वक्त मेरा खा लूंगा, लेकिन अब मैं दोबारा प्रदेश नहीं जाऊंगा। कुछ जानकारियां मुझे, मैं प्रॉपर अयोध्या का रहने वाला हूँ, जब पहली ट्रेन अयोध्या पहुंची है तो कुछ लोगों ने सरजू जी का जल लेकर संकल्प लिया है जी कि मैं भूखा रह जाऊंगा घर पे, लेकिन मैं दोबारा प्रदेश नहीं जाऊंगा। यानी कि इतना अक्षम्य उनके साथ बर्ताव किया गया, इंसानियत को बिल्कुल सरासर मिटा दी गई जी। और इसी का कारण है कि अभी मजदूरों को विश्वास में लेना जी बहुत ही मुश्किल है। सर मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मागली जी, इसकी असली जो आप देखते हो कि जिम्मेदार आप राज्य सरकार को मानती हो या केंद्र सरकार? नहीं जी, केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से राज्य सरकार को दे रहा है जी। केंद्र सरकार आकर के जो है राज्य सरकार में तो वितरित करेगा नहीं, वहाँ के मंत्री आएंगे नहीं। राज्य सरकार को जब दे रहा है, इसके सारा दारो मदार प्रवासियों को यहाँ से पलायन करने का, उनको सारे दुख का, उनके कष्ट का सारा क्रेडिट केवल जो है राज्य सरकार को जाता है, केंद्र सरकार को नहीं जी। मैं आपसे पीसी शर्मा जी जानना चाहता हूं, क्या आप सहमत है इस बात से कि सारा जो दोष है वो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का कोई दोष नहीं? केंद्र सरकार का दोष इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो तो ऊपर बैठे हैं, उन्होंने तो जो फैसिलिटियां देनी होती है राज्य सरकार के थ्रू ही देनी है। अब इसमें से कोई कम फैसिलिटीज मिल रही है उनको या हो रहा है तो वो पत्राचार हो रहा होगा उनका, परंतु हमने तो दरवाजा खटखटाना है लोकल प्रशासन का ही जी। तो लोकल प्रशासन लोकल सरकार का है, इसलिए उनका ही काम है कि सबका इंतजाम करना, सबकी सुरक्षा करना, सबको सुरक्षा देना, सबको भोजन करवाना, ये सब दायित्व जिला प्रशासन का है जी। इसलिए केंद्र का कोई रोल बीच में नहीं है। गोस्वामी जी, गुरु नगरी की बात करें, अमृतसर की बात करें, तो यहाँ पर आप जो राजनीतिज्ञ हैं, हर वार्ड तो 85 वार्ड हैं, सबसे पहले तो लोग अपने काउंसलर के पास जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या काउंसलर और प्रशासन जो है वो जो जमीनी स्तर पर पूरी तरह प्रबंध सही नहीं कर पाया? हाँ सर, इस समय बहुत ही बड़ी कमियां हुई है और बहुत बड़ी चूक भी हुई प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन ने विश्वास किया नेताओं पर, क्षेत्रीय नेताओं पर जी। और उसमें क्षेत्रीय नेताओं ने क्या किया कि इन्होंने अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सिर्फ जो इनके पर्सनल वोटर हैं जी, उन्हीं की तरफ इनका 99% झुकाव रहा जी। 80% प्रवासी ऐसा भी है जिसका वोट नहीं बना हुआ है जी, किराएदार है। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने किराएदारों को तो भरपूर नजरअंदाज किया जी। अगर किराएदारों को किसी ने भोजन दिया या राशन दिया भी है तो गुरु नगरी के जितनी भी NGO हैं, समाज सेवी संस्था है, अगर वो इतने दिन तक यहाँ पे रह गए और उनकी स्थिति ठीक रही तो उसका कारण सिर्फ NGO को जाता है, प्रशासन को नहीं जाता। यानी कि जो समाज सेवी संस्थाएं थी, जो NGO थी, उन लोगों की मदद से प्रवासी थोड़ा समय रुक गया। अगर देखा जाए प्रशासन की तरफ से या क्षेत्रीय नेताओं की तरफ से, तो उनकी तरफ से कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है जी जी। अब आखिरी में ये मैं शर्मा जी तीनों मेहमानों से ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्या आप समझते हो अभी भी क्या ऐसा हो जाए जिससे जो तो चले गए जो भी रह रहे हैं वो कम से कम इस भय से बाहर आ सके? शर्मा जी सबसे पहले आप बताइए। भय से तब बाहर आएंगे जब जिला प्रशासन जो लोग हैं जो यहाँ से गए हैं उनको पूरा विश्वास कराएगा, या जो यहाँ पर अभी ठहरे हुए हैं जी, उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो हो सकता है जिनके साथ भेदभाव नहीं होगा वो लोग जो हैं वो उन लोगों को समझाएंगे कि नहीं अब बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं था, कोई इन्होंने सिस्टम नहीं बना रखा था, जिस कारण इनको ये परेशानी उठानी पड़ी। ठीक है जी। तो ये जो है आपको तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि यानी कि प्रशासन को ही अब आगे आना पड़ेगा। गोस्वामी जी आपकी नजर में क्या होना चाहिए? अभी विश्वास में लेना असंभव है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी जितनी ट्रेनें हमारे यहाँ से चली हैं जी, 18,000 के समथिंग मेरे आंकड़े से लगभग लोग यहाँ से भेजे गए हैं जी। अभी भी आप जितने स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पे सुबह जाइए तो हर एक स्क्रीनिंग सेंटर पे 700, 800, 900 लोगों की भीड़ होती है जी।
5 से 6 या 7 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं जी। वहाँ पे लगभग रोज बंदा भेजा जाता है 2000, 2200 और 4000, 5000 बंदा इकट्ठा होता है और रोज वापस आता है। वो सुबह 5 बजे जाता है वहाँ पे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे नंबर ना आने पर वापस आ जाता है और वो आके 4 को और बताता है कि यहाँ पे रहना असुरक्षित है, प्रशासन पूरा हम लोगों का अनदेखा कर रहा है। इस वजह से और लोगों में अभी एक समस्या बन गई है कि वो सोचते मैं कितनी जल्दी से जल्दी निकल जाऊं, यानी कि घर जाने की जल्दी। हाँ, आप विश्वास इसलिए बढ़ गया क्योंकि प्रशासन की कुछ जो कार्य है वहाँ पे, किसी का मेडिकल हो जाता है कि ट्रेन फुल हो गई है, रोज हर गाड़ी में 200 से 300 लोग जो है ऐसे बचते हैं जिनके पास टिकट मेडिकल उपलब्ध होता है लेकिन ट्रेन फुल होने की वजह से नहीं जा पाते और उनको पेंडिंग बच जाते हैं। जैसे आज आपको मैसेज आया, आप कल गए मेडिकल कराने, आपका नंबर नहीं लगा, फिर आपको दोबारा कोई नहीं पूछेगा और ना ही आप स्क्रीनिंग सेंटर के अंदर जा सकते हैं। ऐसे निरंतर 7 तारीख से ट्रेन चल रही है। आप सोचिए 200-300 लोग पेंडिंग लगाइए, तो आज 18 तारीख हो गई है, लगभग कितने के लोग हो गए हैं? हजारों की गिनती में ऐसे लोग हैं और प्रशासन इन चीजों को, मेरी बात भी ऊपर हुई है लेकिन आजकल का दिलासा दिया जा रहा है, कोई कार्य इस पे अभी किया नहीं गया। माधुरी जी, बस आखिरी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से, जैसे गुरु स्वामी जी ने बताया कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हजारों लोग इनकी क्षमता सरकार की कम होने के कारण स्क्रीनिंग के बावजूद नहीं जा पा रहे, तो आपका क्या कहना है इसमें? तो मैं यही कहूंगी कि चलिए प्रशासन तो अब उसका लूज हो ही गया है जी, मजदूरों के सामने या जो भी प्रवासी है उनके सामने। अब इसमें जो है उद्योगपति आए सामने जो अपनी कारखाने लगाए हैं, जिनके अंदर लेबर काम करती है, जिसका बचा हुआ पैसा है, सैलरी है, उनको दे, उनको विश्वास में ले कि हाँ हम आपको अपने फैक्ट्री में रखेंगे या हम आपको टाइम पे सैलरी देंगे या आपका जो बचा हुआ पैसा वो देंगे, आपका खाने की व्यवस्था करेंगे। उद्योगपति को भी आगे आना पड़ेगा और प्रशासन को भी। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो शायद इनको विश्वास में लिया जा सके, अदरवाइज तो विश्वास में नहीं आ सकते। बहुत धन्यवाद जी। पीसी शर्मा जी आपका, राम भवन गोस्वामी जी आपका और मैडम माधुरी त्रिपाठी जी आपका, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए। दोस्तों, जैसे कि आपने तीनों मेहमानों के विचार सुने, कुछ प्रशासन की कमियां इन्होंने बताई और कुछ उद्यमियों से भी इन्होंने अपील की कि वो अपने अपने एम्प्लॉइज को पूरी तरह सुरक्षित रखें, उनके वेतन का, उनके रहन सहन का जिम्मा उठाए, तभी जो प्रवासी लोग हैं उनमें विश्वास जगाया जा सकता है। मैं राजेश अरोड़ा एक नई शख्सियत के साथ जल्दी आपके साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।